नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आज मैं आरजेडी कार्यालय में मौजूद हूं और हमारे साथ एक व्यक्ति हैं और नौजवान हैं। सबसे बड़ी बात है ये नौजवान हैं और आज देखते हैं कि नौजवानों के दिल दिमाग में चल क्या रहा है। सबसे पहले इनका नाम हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? नीरज सिंह। नीरज जी, क्या लगता है आधुनिक परिदृश्य को आप बहुत बेहतर से समझते हैं, जिस वादे विश्वास काम के बाद भरोसे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन 400 पार की दावे कर रही है, कहां तक कामयाब होता दिखाई दे रहा है? और देखिए, दावा करने के लिए तो मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। हम्म। दावा तो कर रहे थे कि उनका जो इंटरनेशनल पॉलिसी है वो काफी अच्छा है। फिर भी आज के डेट में बांग्लादेश में बॉयकॉट इंडिया चल रहा है, मालदीव में तो ऑलरेडी भगा दिया गया है। तो दावा करने के लिए वो 400 पार क्या, वो 600 पार भी कर सकते हैं। हालांकि 543 सीट ही हैं, लेकिन वो 600 भी कर सकते हैं। उनके हाथ में आपका ईवीएम है, वो 400 करे या 1400 करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जहां तक रही बात महागठबंधन की, हम लोग आ रहे हैं और पूर्ण बहुमत में महागठबंधन इस बार सरकार में आ रही है और हम लोग भारत के प्रधानमंत्री देंगे। हम लोग आ रहे हैं मतलब आप महागठबंधन का हिस्सा अपने आप को मान चुके हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल महागठबंधन के हिस्सा है और बहुत सशक्ति के से लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या है, हमारी पूरी ताकत झोंकी जा रही है। और हम ये बिहार की बात करें तो बिहार में 40 के 40 सीट पे हम आ रहे हैं, काबिज कर रहे हैं। काबिज कर रहे हैं। जीत कहां तक आपके साथ खड़ी होगी? जीत तो एकदम बिल्कुल फिक्स है, 40 की 40 सीट हमें आ रही है। आ रही है? हाँ हाँ, 2024 में 40 सीटें हम किस ला रहे हैं। आधार पे आप ये दावे ठोक रहे हैं? क्या आधार है आपके पास? आधार है विकास। कैसा विकास? विकास जो हमारे नौकरी के नाम पे जमीन लिए, वो विकास? आप वही तो हम कह रहे हैं ना कि नौकरी के नाम पे जमीन, जो भी कह रहा है, जो भी ये लालछन लगा रहा है, एक बार हम देखना चाहेंगे कि जो रजिस्ट्री हुआ है, जमीन का तो रजिस्ट्री होता होगा, वो रजिस्ट्री का कागज निकालें और कागज निकाल के आए और प्रमाणित करें। प्रमाण करके अगर ऐसा है तो भैया जेल में भेजें। तो बिना रहे इतने दिन लालू जी जेल में रहे, किसी न किसी दोष पाया गया तभी तो रहे। देखिए, सरकार उनकी थी उस टाइम, सरकार सेंट्रल में उनकी थी और रही बात झारखंड में उनकी थी। तो उन्होंने न्यायपालिका उनके अंडर में है? बिल्कुल बिल्कुल न्यायपालिका उनके अंडर में। अभी फिलहाल में लगभग 600 ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने लेटर लिखा कि इस हमारे सीजेआई चंद्रचूड़ को, जो हमारे अभी करंट के सीजेआई हैं, उनको लेटर लिखा गया कि हमारे न्यायपालिका में सरकार का इंटरफेयर हो रहा है, इसे बचाया जाए। लेकिन आप जब एक तरफ न्यायपालिका पे भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरी तरफ आप देखिए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे मामले को लेकर न्यायपालिका ही है जो उसको निरस्त किया, कानून को रद्द किया। और कानून ही नहीं, उस पे एसबीआई जैसे बैंक को पूरा क्लास लगा दिया, तब जाकर के एसबीआई ने डाटा साझा किया। उस पे क्या कहेंगे? आप देखें, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला था, जो भी केसेस थे, उसमें आप देखा जाए कि एसबीआई को सर्टेन टाइम दिया गया था, क्योंकि वो सरकार के दबाव में थी। और फिर जाके जो हमारे कोर्ट का आदेश आया उसके बाद, और ये कब आया, जब आचार संहिता लागू हो गया उसके बाद ये रिपोर्ट आया और उसके आधार पे सीजेआई, जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो फैसला सुनाया। तो ये इनका क्या है ना कि जब तक ये आपका आचार संहिता नहीं लागू था तब तक ये तो पूरी तरह ये आपके कोर्ट, ये जो भी जुडिशियल है, उसमें ये अपना इंटरफेरेंस डाल चुके हैं। ये तो हर इंडिपेंडेंट बॉडी का क्या लगता है, एक तो जहां अभी मौजूदा परिस्थिति की बात करें तो एक तरफ तेजस्वी यादव जो है 17 महीने में विकास की गंगा की बात करते हैं, गंगा मीन्स की नौकरी की बहार की बात करते हैं, तो वहीं नीतीश कुमार भी पोस्टर लगाए चल रहे हैं, नौकरी मतलब नीतीश कुमार। बिल्कुल सही बात है। 2005 के बाद नीतीश कुमार आए और काफ़ी सारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने इतनी नौकरियां दी कि बिहार में तो बाहर था, बस 17 महीना के लिए तेजस्वी यादव आए और उन्होंने तो, भाई साहब, वो आपके सामने परिणाम है। ठीक है, आप अगर देखेंगे, उस हिसाब से देखेंगे तो आज के डेट में बिहार में 4.5 लाख सरकारी नौकरियां हैं, सारे विभाग को मिला दे तो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे शिक्षा डिपार्टमेंट हो, या जो पीडब्ल्यूडी हो, उसमें 2 लाख नौकरियां। भाई साहब, 2 लाख नौकरियां 17 महीने के इस कार्यकाल में आया। और वो जो 2005 से और लगभग अभी तक काबिज है, उनके साथ बीजेपी रही, उन्होंने कहाँ नौकरियां दिया? कुछ नौकरियां नहीं। कहना है कि मुख्यमंत्री हम ही न थे जी, वो तो बच्चा था।
हाँ बिल्कुल, वो तो बच्चा था फिर भी बच्चा ने नौकरियां दे दिया, 2 लाख नौकरी दे दी और आप तो बुजुर्ग होके भी कुछ नहीं कर पाए। तो जब एक एक उप मुख्यमंत्री होकर कोई नौकरी दे सकता है तो इसका मतलब ये हो रहा है ना कि मुख्यमंत्री और बिहार कैबिनेट का कोई मतलब नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ। ठीक है, ऐसी कोई मुख्यमंत्री बात तो नहीं। वही ना थे। मुख्यमंत्री बिल्कुल वही थे। हाँ। लेकिन ये जो योजना था, हम्म, ठीक है, क्या होता है ना हम्म, कि ऐसी बात नहीं होती। अगर घर में बाप है हम्म, तो ऐसा नहीं कि बेटा कुछ नहीं कर सकता है। हम्म, बेटा करता है, हम्म, हर कुछ करता है। वो भी जमीन जायदाद खरीद सकता है, हम्म, वो भी हर कुछ, अगर बेटा लायक है तो। हम्म, यहाँ तो आप देख रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी को, पहले तो इनको पलटने से फुर्सत नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी दाएं कभी बाएं। आज के डेट में तो जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के सामने झुक जा रहे हैं। झुकना ही चाहिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ झुकना चाहिए, क्योंकि इनको भी ईडी और सीबीआई से डर है ना, अच्छा। तो झुकना पड़ेगा। हाँ। हाँ, जो जो ईडी और सीबीआई से डरेगा वो तो झुकेगा। ईडी सीबीआई का डर उन्हें होगा जो क्राइम किए हैं, जिनके पास कोई दोष ही नहीं है, जो कुछ किए ही नहीं, क्यों डरेंगे? बिल्कुल देखिए, हमें तो डर नहीं लग रहा है। बिल्कुल देखिए, हम कुछ नहीं किए हैं तो डर नहीं है। हम हैं, हम सरकार के खिलाफ खड़े हैं। है ना? हाँ, 40 सीटों का दावा कर रहे हैं, वो डरे हैं और हमारा साथ छोड़ के चले गए। बिल्कुल डरे, अगर नहीं डरे होते तो हमारे साथ होते। नीरज जी, एक आखिरी सवाल होगा कि मौजूदा परिस्थिति में जिस तरीके से राजनीतिक परिदृश्य देखा जा रहा है, अगर हम देखें तो लगातार भाजपा जिस तरीके से आरजेडी के ऊपर आरोप लगाती रही है कि आरजेडी परिवारवाद की पार्टी है, आज भी अगर हम देखें तो छठा परिवार रोहिणी आचार्य की बात हो रही है, जिन्होंने आज से सारण लोकसभा में अपनी चुनाव प्रचार जो है काफी तेज कर दी है, ग्राउंड जीरो पे वो उतर चुकी है। तो उसी को लेकर आरजेडी बीजेपी का बयान आया है कि जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव बेटी को प्रमोट कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सारण की बेटी को डिमोट कर रहे हैं। हाँ बात सही है, उन्होंने सही कहा, उनका कहना सही है। परिवार बात तो सिर्फ हमारे यहाँ ही है, उनके यहाँ नहीं है। अभी उन्होंने सुषमा स्वराज की बेटी को भी टिकट दे रखा है, दिल्ली से दिया है उन्होंने। उनकी बेटी का कोई भी शायद योगदान ना हो दिल्ली के जनता में, फिर भी उन्हें टिकट मिला है। तो जो परिवारवाद कर रहा है ना, वही लालछन लगाएगा। इनमें भी बहुत सारे नेता हैं जिनके बेटे को टिकट दिया जा रहा है। और रही बात हमारी रोहिणी आचार्य की बात, वो काफ़ी काबिल हैं, वो अच्छी नेता हैं और आने वाले दिनों में सारण का विकास करेंगे। अब उनके नेता को देखिए, उन्होंने तो पूरे समाज की बेटी को ही गाली दे दिया। जो हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, उन्होंने किडनी को लेके कहा कि लालू यादव ने अब किडनी खरीदा है। उन्होंने पूरे दुनिया की बेटी को गाली दे दिया। कोई बेटी अगर अपने पिता को किडनी देती है या अपने पिता के स्वस्थ होने के लिए योगदान देती है, तो वो बेटी उसके एवज में पिता से कुछ ले रही है। यानी इन्होंने पिता और बेटी का जो भी संबंध है उसको ये वो बेकार कर दिए। वो हर बेटी पे वो लालछन लगा रहे हैं कि बेटी तुम मत करो, अगर कर रही हो तो बाप से लो। तो इस तरह के तो इनके विचार हैं। और ये जो बेटियों का, जो बेटी अपने बाप के लिए जीती है, मरती है, वो सारी बिहार की हर बेटियों पे इन्होंने लालछन लगाया और इसका जवाब हर बेटी देगी, बिहार की हर बेटी देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी। आपने सुना, ये युवा चेहरा हैं और ये अपने आप को दावे करते हैं कि महागठबंधन का ये हिस्सा है, विशेष तौर पे आरजेडी के साथ इनका जुड़ाव है। इन्होंने अपनी सारी प्रतिक्रियाएं दी सारे सवालों पे, लेकिन इनकी प्रतिक्रिया से आप कहां तक सहमत हैं, कितना सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या इन्होंने सही बोला, क्या सही नहीं बोला और इस पे क्या सुधार करने की जरूरत है, आगे क्या होना चाहिए। एक और आखिरी सवाल मैं आप पे छोड़ कर जा रहा हूँ। लोकसभा चुनाव में 400 पार जो एनडीए का दावा है, और तेजस्वी यादव ने यहां से दिल्ली जाने के दौरान 2 दिन पहले एक बयान दिए थे एयरपोर्ट पे। उन्होंने कहा था कि 400 तो छोड़िए, 180 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा बीजेपी। तो अब देखना ये होगा कि बिहार और हिंदुस्तान की जनता किन्हें अपना प्रतिनिधि बनाती है, किन्हें सत्ता पक्ष में बैठाती है, किन्हें विपक्ष में बैठाती है, और देश का प्रधानमंत्री का कुर्सी का बागडोर किनके हाथों में देती है। क्योंकि 4 जून वो समय होने वाला है जो समय देश को अगले 5 साल के लिए पूरा दिशा निर्देश, पूरा मतलब आगे का भविष्य तय करेगा। अगले 5 साल में देश कहाँ होगा, क्या रणनीति होगी, क्या विचारधारा होगी, देश का में काम करने वाले सत्ताधारी पार्टियों की नीतियां क्या होगी, ये सारी चीज़ें तय होगी। क्योंकि उसी दिन देश का निर्णायक दिन है 4 जून। चलिए, तो फिलहाल अभी के लिए इस खबर को हम यहीं पे रोकना चाहेंगे। आप हमें इजाज़त दें, बने रहें जनता जागरण के साथ। मैं हूँ आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।